10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली के लाल किले के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक कार बम ने देश की राजधानी के दिल में 13 जानें ले लीं। आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे कौन था? चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को परत दर परत। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शाम के 6:45 एक आम सी हुंडई i20 कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग से बाहर निकलती है। ठीक 7 मिनट बाद शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक रेड लाइट पर जैसे ही ये कार रुकती है, एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना भयानक था कि आसपास की 6 कारें और 3 ऑटो रिक्शा पल भर में आग का गोला बन गए। सिर्फ 3 मिनट में फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया और 7 बजे तक पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। और इस धमाके की कीमत बहुत भारी थी। इस एक पल में 13 लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके के बाद NIA और NSG जैसी देश की टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां फौरन मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने जांच शुरू कर दी, लेकिन सरकार की तरफ से एक अजीब सी खामोशी थी। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं, और इसी चुप्पी ने अफवाहों और अटकलों को हवा दे दी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि एक तरफ तो सरकार और जांच एजेंसियां बिल्कुल चुप थीं, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें लीक हो रही थी, जैसे कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार एक हुंडई i20 थी और ये भी कि उसे कई बार बेचा खरीदा गया था ताकि उसका असली मालिक कौन है ये कभी पता ही ना चल पाए। अब देखिए, सरकार भले ही मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उनके एक्शन सब कुछ साफ कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की UAPA के तहत। ये कोई मामूली कानून नहीं, बल्कि एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर लॉ है। खुद प्रधानमंत्री ने इसे एक साजिश करार दिया और सबसे बड़ा इशारा, केस को NIA को सौंप दिया गया, जो कि भारत की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। मतलब साफ था, इसे एक आतंकी हमले की तरह ही देखा जा रहा था। और अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस दिन दिल्ली इस धमाके से दहल रही थी, ठीक उसी दिन राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और ऑपरेशन चल रहा था। पहली नजर में इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता था, लेकिन यही इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा साबित होने वाला था। हुआ ये कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 कश्मीरी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप बहुत गंभीर थे कि वो जैसे मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़े एक टेरर ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। जब पुलिस ने फरीदाबाद में इन डॉक्टरों के किराए के घर पर छापा मारा, तो जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां था करीब 360 किलोग्राम सस्पेक्टेड एक्सप्लोसिव। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये आंकड़ा बढ़कर 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गया। जरा सोचिए, देश की राजधानी के इतने करीब एक रिहायशी इलाके में 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक छुपाकर रखा गया था। ये सिर्फ विस्फोटक नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा आतंकी जखीरा था। एक खतरनाक क्रिंकोव राइफल, पिस्तौल, 20 टाइमर, रिमोट कंट्रोल, वॉकी टॉकी, यानी बम बनाने से लेकर एक बड़ा हमला करने तक का सारा सामान वहां मौजूद था। यह साफ था कि यह कोई छोटी मोटी साजिश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक योजना का हिस्सा था। और बस यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग की बत्ती जली। एक तरफ दिल्ली में हुआ ब्लास्ट और दूसरी तरफ फरीदाबाद में इतनी बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। सवाल अब ये नहीं था कि क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं, सवाल ये था कि कैसे जुड़े हुए हैं। तो पुलिस ने इन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया। पहली कड़ी मिली यूपी के सहारनपुर में, जहां से डॉक्टर आदिल मजीद राथर को पकड़ा गया। उससे पूछताछ हुई तो वो पुलिस को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई तक ले गया। और जब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तो एक तीसरे डॉक्टर का नाम सामने आया, उमर नबी, जो अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही गायब हो चुका था। और यही उमर नबी इस पूरे केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया। पता चला कि वो डॉक्टर गनाई का कलीग था। और सबसे अहम बात, पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई वो हुंडई i20 कार आखिरी बार उसी के पास देखी गई थी। तो पुलिस की थ्योरी क्या है? उनका मानना है कि उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी से बुरी तरह घबरा गया था। एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक उसे लगा कि अब वो भी पकड़ा जाएगा और इसी हड़बड़ी और घबराहट में उसने ये धमाका कर दिया। यानी ये शायद एक सोची समझी प्लानिंग से ज्यादा एक पैनिक में उठाया गया कदम था।
ठीक है, जांच ने संदिग्धों की पहचान तो कर ली, लेकिन यह पूरी घटना हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कुछ इतने बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर गई है जो वाकई परेशान करने वाले हैं। देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में 3 चीजों से सावधान रहना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला, वो मीडिया जो टीआरपी के लिए सिर्फ डर और सनसनी बेचता है। दूसरा, सोशल मीडिया पर बैठे वो लोग जो नफरत और बंटवारे की बातें फैलाते हैं। और तीसरा, अपने खुद के वो प्रीजुडिसेस जो हमें बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर पहुंचा देते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल है वो जस का तस है। आखिर 3000 किलोग्राम विस्फोटक देश की राजधानी के इतने करीब फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों की पूरी कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है और जिसका जवाब मिलना आज भी बाकी है।